मैं हूं एडवोकेट सत्य प्रकाश और आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष एक वैसे विषय पे जो सुप्रीम कोर्ट ने आज ही भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और चुनाव आयोग को ये आदेश दिया कि चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी देनदारों की लिस्ट कल शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पे अपलोड करे। मैं आपको बता दूं कि आखिर चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट इतना सख्त क्यों है। एक संस्था एडीआर ने, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, और सीपीआई मार्क्सिस्ट ने एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में फाइल की और उस पीआईएल में यह बात कही गई कि जो चुनावी बॉन्ड है उस चुनावी बॉन्ड से भारत के नागरिकों को जो संविधान द्वारा अनुच्छेद 19(1)(a) में यह अधिकार दिया गया है, राइट टू नो और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इस दोनों का वायलेशन है। उनका यह तर्क है कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक पार्टियां वैसे लोगों से चंदा लेती है, अर्थात गुप्त दान चुनावी बॉन्ड के माध्यम से लेती है, जो कंपनियां बाद में सरकार की पॉलिसी बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको इन्फ्लुएंस करती है। वही नहीं, इन दोनों याचिकाकर्ताओं ने ये विषय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाई कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से विदेशी कंपनियां भारत में अपने सहयोगी कंपनियों के माध्यम से भ्रष्टाचार द्वारा अर्जित की गई पैसों की एक अवैध स्रोत के माध्यम से वैध स्रोत के तहत राजनीतिक पार्टियों को चंदा देती है। मैं आपको बता दूं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह आदेश दिया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सभी दानदाताओं की सूची, जिसमें स्टेट बैंक ये बताए कि किस व्यक्ति ने या किस फर्म ने कितने चुनावी बॉन्ड खरीदे, कब खरीदे, कौन सी पार्टी को यह बॉन्ड दी गई और वो बॉन्ड कब इनकैश हुई, इन सारी जानकारियों को साझा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को डायरेक्शन दिए। स्टेट बैंक ने एक याचिका दायर कर यह मांग की थी कि स्टेट बैंक को जून तक की समय दी जाए, अर्थात जून 2024। और स्टेट बैंक ने यह तर्क दिया कि जो ये डेटा है, जो चुनावी बॉन्ड दिए गए हैं, इन चुनावी बॉन्ड में केवल जो कुछ स्टेट बैंक के सेलेक्टेड ब्रांच है, जैसे कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली, वहां से ये चुनावी बॉन्ड खरीदे जाते थे और वहां जमा होते थे। इसके बाद ये सेंट्रलाइज जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है, वहां पे ये डेटा 2 सेट में कंपाइल करके रखी गई है। आज सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस दलील को खारिज करते हुए स्टेट बैंक को एक क्लियर डायरेक्शन दिया कि इन सभी दानदाताओं की लिस्ट कल वो चुनाव आयोग को सप्लाई करे और चुनाव आयोग कल 5 बजे तक जो चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपलोड करें। अब मैं आपको बता दूं कि आखिर ये चुनावी बॉन्ड है क्या। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई चुनावी बॉन्ड प्रणाली के तहत यह व्यवस्था की गई थी कि इन बॉन्डों की जो एपेक्स बॉडी होगी, जो ये बॉन्ड जारी करेगी या ये बॉन्ड जो जमा होगी, वो भारतीय स्टेट बैंक से ही खरीदी जाएगी। मैं आपको बता दूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की पद्धति वर्तमान मोदी सरकार ने 2018 में लाई थी और सरकार का यह तर्क था कि राजनीतिक चंदे को पारदर्शी बनाई जाए, लेकिन और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस तर्क को मानने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर प्रतिबंध लगाते हुए यह स्पष्ट कहा था कि यह पद्धति भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है और किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में जनता को जो राइट टू नो और राइट टू इंफॉर्मेशन की जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा अधिकार दी गई है
उसका यह क्लियर वायलेशन है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आज स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया आर्टिकल 14 संविधान के अनुच्छेद 14 का भी सीधे सीधे वायलेशन करती है। मैं आपको आसान शब्दों में समझा दूं कि चुनावी बॉन्ड आखिर है क्या। चुनावी बॉन्ड एक प्रकार की डॉक्यूमेंट्स होती है जो स्टेट बैंक में जो व्यक्ति या फर्म किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा देना चाहती है, वो डीडी, आप कहें डीडी या चेक, एक प्रकार की व्यवस्था बनाई गई है कि अगर मुझे कोई चंदा किसी राजनीतिक पार्टी को देनी है तो मैं स्टेट बैंक से जाके वो बॉन्ड खरीदूंगा और वो बॉन्ड मैं उस पॉलिटिकल पार्टी के नाम से दे दूंगा जिसे मुझे देनी है। जैसे आप मान लें मुझे 1000 रुपये अगर किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा देना है तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जाके वो बॉन्ड खरीदूंगा और उस बॉन्ड पर केवल अपना नाम लिखूंगा और उस पॉलिटिकल पार्टी, बैंक ने जो व्यवस्था बनाई है उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम मैं उस पर लिखूंगा और वो ऑटोमेटिक उस पॉलिटिकल पार्टी को मिल जाएगी और फिर वो पॉलिटिकल पार्टी उसको एक समय पे इनकैश कर लेगी। इसमें एक चीज और है कि ये जो बॉन्ड है इसमें 15 दिनों तक बिना इंटरेस्ट का उस पॉलिटिकल पार्टी को इनकैश करवानी है। अगर उसके बाद वो करवाई जाती है तो उस पर उसको इंटरेस्ट मिलती है। मैं आपको बता दूं कि जो एडीआर की रिपोर्ट है उसके अनुसार भारतीय राजनीति में सभी फंडिंग का जो 56% स्रोत है वो केवल ईबी से अर्थात इलेक्टोरल बॉन्ड से ही आती है। और उसने ये तर्क दिया सुप्रीम कोर्ट में कि ये एक कॉन्फिडेंशियल जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसके नाम पे लोकतंत्र में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। अब मैं आपको बता दूं कि इस जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसमें पॉलिटिकल पार्टियां और विपक्षी पार्टियां क्यों इतनी एग्रेसिव हो रही है। ईसीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि ईबी के माध्यम से 2018 और मार्च 2022 के बीच कुल जो डोनेशन दी गई उसकी 57% डोनेशन जो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी है उसको मिली और जो राशि लगभग $635 मिलियन रही। वही नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी करीब करीब $115 मिलियन का चुनावी बॉन्ड और आप कहें तो एक अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार की एक नई कड़ी खोल के दान दी गई। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को स्पष्ट आदेश दिया है कि कल अर्थात 12 मार्च 2024 तक सभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स देने वालों का नाम, उन बॉन्ड्स की तारीख और उन बॉन्ड्स की इनकैशमेंट कब हुई इसकी जानकारी वो चुनाव आयोग को दे और चुनाव आयोग कल इस जानकारी को 5 बजे तक अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दे। आपको मैं बता दूं, पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 6 मार्च तक का वक्त स्टेट बैंक को दिया था कि वो पूरी जानकारी पब्लिक डोमेन पर अर्थात चुनाव आयोग को दे और चुनाव आयोग इसको अपनी सरकारी जो वेबसाइट है चुनाव आयोग की उसमें अपलोड कर दे। अब जब भारत की सर्वोच्च अदालत ने स्टेट बैंक को ये बड़ा झटका दिया है तो ये देखने वाली चीज होगी कि इसमें कौन कौन से दानदाता हैं जो सत्ताधारी दल और विपक्ष को दान दी और वो अपने बारे में ये जानकारी सार्वजनिक करने से डरती थी या छुपाती थी। जहां एक तरफ लोकतंत्र में आज भारत की सर्वोच्च अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत के संविधान से ऊपर कुछ नहीं है और संविधान द्वारा जिसको जो अधिकार दी गई है और जनता को जो अधिकार दी गई है लोकतंत्र में वो सर्वोपरि है और उसका पालन आपको करना ही होगा। आप लीगल बाउंड्री को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।